मेरा नाम सीमा है। मैं दिल्ली जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रात मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता था? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली जेल का एक खौफनाक वाक़या। यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घरवाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर रखी थी और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया होगा। मैं पहले तो डर गई कि रात को इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल लेती हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैं दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वो लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उसे वक्त गुजरते हुए हालात में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजाने की आवाज़। मैं चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने जैसे कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा लो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ। मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल चली जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर से अंदर भाग कर चली गई। मुझे होश आया तो उसके पीछे भागी। वह कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कोई छुपने की जगह बता दो जहाँ मैं छुप सकूं। मैं डरते हुए पूछा, कहो कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? यह कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता अभी मुझे छुपा दो, फिर मैं भी तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी। मेरा भरोसा करो। इस वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ, यह खतरनाक महिला अपराधी जेल से फरार हो गई। अगर किसी ने इसे पनाह दी है तो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, यहाँ जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हाल यही है कि तुम इस पानी की टंकी के अंदर घुस जाओ। पानी ठंडा हो रखा था, लेकिन मेरी राय वो उसे औरत ने मुझे ऐसे यूं देखा जैसा मेरा दिमाग खराब हो गया। इतने ठंडे पानी में उसे घुसने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं
खुद ही पुलिस के हवाले कर दूं, मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद गई। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे आ गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले खड़े थे। वो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं? यहाँ किसी अपने घर में जगह तो नहीं दी? मैंने कहा, अभी तो मैं सो के उठ रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप किसकी तलाश कर रहे हो? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान बन आई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि यह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि उनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चली गई। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी, वह इस घर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई। बातें करते करते वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैं सुकून और चैन की सांस ली। उसकी आपस की बात से पता चला कि यह दिल्ली जेल की एक औरत को ढूंढने हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पुलिस वालों ने के जाने के कुछ ही मिनट बाद मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर ठंडे पानी की वजह से वह पत्थर बन गई थी। मगर मैं 10 मिनट और लेट हो जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए और उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदल कर तो वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब इसकी मदद कर ही रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने का भी ले आती हूँ। उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसके हालात में सुधार आ चुका था। अब मैं उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यह क्यों कह रही थी कि दिल्ली पुलिस की एक मुजरिम औरत फरार हुई है? तो क्या आप वाकई मुजरिम है? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं दिल्ली जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? यह सुनकर कि वह दिल्ली जेल की जेलर है, मेरे तो होश ही उड़ गई। एक महिला के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होकर मुजरिम की तरह क्यों भाग रही हो? तो वह कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है। मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है। अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैं यह सब आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी दिल्ली जेल के लिए जेलर के लिए अप्लाई किया है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा वहाँ के क्या हालात हैं। यह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक़ है तो रहा ठीक से सुनो। फिर सुनो, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी दिल्ली के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम को हमेशा वफादारी रखना चाहिए, चाहे काम कितना भी मामूली क्यों न हो और रूबरू रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपनी ईमानदारी का सौदा भूल कर भी मत करना। मेरा पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपये की रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और वो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किल से हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से
तंग आकर मैं उनसे कहती थी, पिताजी आप अपने साथ के लोगों को देख लीजिए, उन्होंने किस तरह तरक्की कर ली, उनसे भी कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में का सब तरह से ऐशो आराम है। लोगों के घर रोज़ाना अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ रूखे-सूखे और हम लोग तो दीपावली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाए। हमें तो कुछ अच्छा देखने को ही नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोगों को तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसे। पिताजी हंसकर कहते हैं, बिटिया रानी फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं दिल्ली जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तो अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी आप भी किस ज़माने में जी रहे हो, मेरी सिफारिश होगी तभी तो कि कोई नौकरी मिलेगी, पर लगूंगी वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो यह हाल था कि वह ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल पढ़ने लग गई और मेरा बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया कि मुझे भी दिल्ली की जेल का जेलर बनना है और इसके लिए जी जान कर टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं दिल्ली के जेलर सेलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्याल पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, मुझे जैसे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएगी, बस ख्याल रखना कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैं अपनी ड्यूटी संभाली। दिल्ली जेल एक बड़ी जेल थी, औरतों की बड़ी तादाद वहाँ पर रहती थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मैं पास एक पावर थी। मैं वहाँ सल्यूट करती तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता। लक्ष्मी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उसका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर रहा था। मैं उसकी कहानी में यूं खो गई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैं बेचैनी से कहा, लक्ष्मी फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वह सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई। वह मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों ने उसके जुल्म के मुताबिक कैद किया जाता था। रोज़ सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद अपना काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी, तो कुछ नौजवान लड़कियां थीं जिनको पढ़ा लिखाया जाता था ताकि वो वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होती तो उनको खाना दिया जाता था और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत के किसके साथ और क्यों दोस्ती रखी है। मैंने जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था कि एक जेल सबसे खौफनाक होती है, उससे बढ़कर खौफनाक थी। कुछ औरतें तो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे से पकड़ी गई थी। उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत है, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी, इसलिए ना सिर्फ मुझे काम करती
बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम धाम तो कुछ करती नहीं थी, बस रौब झाड़ती रहती थी और वगैरह बिना किसी वजह के जिसकी मर्जी मारती रहती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगी, मगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं दिन भर राउंड पर गई थी तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज बिना किसी वजह से थप्पड़ मारा। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने हक दिया है। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सरेंडर करवा दिया। बिना मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा। मैंने औरतों को अलग-अलग तरीके से रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल भी सम्मानित किया गया। वहाँ मेरी काम की खूब सराहना हुई, खूब सारी तारीफ़ें हुई और इसी दौरान मेरे लिए एक अफ़सर विनीत का रिश्ता आया, जिसे मेरे घरवालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल भी मेरे ख़्याल के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर भी कि इस वक्त आ जाती है जब ज़्यादा ही खुश और ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हें दिल्ली जेल से बाहर देसी घी से भरे डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू-शुरू में तो इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इन चीज़ को बेचते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना घी के डब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे भी बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़-रोज़ देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं और कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वो होता है जिसके कैदियों में से कोई भी अपने जासूस बनाए हो, ताकि उसको पल-पल की खबरें पहुंचा सके। मैं मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सरेंडर किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी की। डिब्बे में एक देसी घी ही था। मैंने उन औरतों को बुलाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर जो मालूम करके बताओ, देसी घी के डब्बे आखिर आते जाते कहाँ हैं और इनके लिए कौन इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर की ड्यूटी आ जाती थी। दिन के वक्त किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती थी। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, लक्ष्मी, क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर लक्ष्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही दिन में देसी घी के जेल के अंदर जाते थे, मगर मेरी नज़रों में यह नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो सब खबर सुनाई, यह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर सारा स्टाफ इस बात को जानता है
और आपके कार्यालय के 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई। मुझे ऐसा हुआ कि इस मामले की हद तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और धीरे धीरे उसका पीछे करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उससे मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और मैंने 2-3 दिन ही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और ज़बरदस्त बात मेरी गिरफ्त में नहीं आ सकी। मैं कुछ भी पूछ कर उनको शक का मौका नहीं दे सकती, इसलिए मैं चुपचाप सब देख रही थी कि कभी तो मौका आ जाएगा कि कोई और सबूत मिलेंगे। और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस रात 9-11 बज रहे थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो मुझे ही समझे कि सो रही है। थोड़ी देर गुजरी ही थी। मेरे ऑफिस में कौन आया, मैंने पहचान लिया कि वह लेडी कांस्टेबल हैं, जो मुझे सोता देख बाहर चली गई। किसी से कहते हुए सुना, लगता है कि नींद की दवा मैडम को दे दी है। उसने असर कर दिखाया। मैडम सो रही हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए उन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वह दोनों वहाँ से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिर कहाँ जा रही हैं, यह सब क्या हो रहा है। जेल में किसकी मुझे खबर नहीं है। मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है किसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहां पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रही थी। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने असर करना शुरू कर दिया। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। जाने से पहले इन औरतों को सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब ठीक लगा रहा था तो मैं वापस आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इन कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन सा था जिससे यह बात कर रही थी। इनके बारे में बाद में मुझे रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल ही की तरह चाय पेश की जाए। आज मैंने पी नहीं, वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रख कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल की तरफ से लाइट बंद हो गई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में उन औरतें रहती थीं जो औरतें देसी घी खाती थी। लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देख कर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल था। वह औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों या महीनों से वो काम किए जा रही थी। वो औरतें कत्ल के जुल्म में जेल में आई हुई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वह दोनों वहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया।
उसकी टॉर्च ऑन करके वह उस अपने सर पर खड़ी थी। बहुत सुरंग खोदी थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोज़ 2-3 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरे आँखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई। मैंने एक लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। वह कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मैंने बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला दिया जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी बात सुनकर वह ज़्यादा डर गई। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था, मेरे सिर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आए तो देखा कि खुद ही जेल के एक कमरे में थी। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके जानकारी देने वाली ही थी। किसी ने मेरे सिर पर पीछे से वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। किसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सिर पर वार कर दिया। मैं होश में आई तो देखा कि वह अकेली सी थी जो उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वह साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी, लेकिन इसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट गई। मुझे यकीन नहीं आया कि नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था कि जैसे तो वह लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया। दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वो औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ के कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी काम को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी गंभीर हो चुका है। जो देसी घी के डब्बे जेल में के अंदर चेक होकर आता था, उनमें एक खास पदार्थ शामिल किया जाता था जिससे रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी चोरी चोरी अंदर भेजा जाता था। अब यह मामूली देसी घी नहीं था, यह सारा काम रात के वक्त ही जेलर की मौजूदगी में ही निहायत चोरी चुपके होता था। इसलिए उसने यह सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसके सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मुझे मेरे ही जिस कमरे में कैद किया था, वहाँ तो मैंने पहले से ही कैमरा लगा कर रखा हुआ है, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से जुर्म कबूल करवाना था तो मैं उसे इसी कमरे में ले आती और उनका बयान इसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया ताकि मेरा गायब होना किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भेज दी। उसने मुझ पर संगीन आरोप लगाए। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैंने उस पर काबू पाकर मुझे वहाँ से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। यह थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी लक्ष्मी से पूछा, लेकिन अब क्या अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? जेलर लक्ष्मी कहने लगी, मुझे बस किसी की तरह वह खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं जा नहीं सकती। किसी भी तरह से मुझे कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा
कि आपकी मदद मैं कर सकती हूँ। लक्ष्मी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब मैं टेस्ट देने जाना है। अगर अब वह मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित करूंगी। मैंने जेलर लक्ष्मी को कहा, मेरे सब घर वाले रिस्क की शादी में गए हैं। जब तक वो यहाँ नहीं आते आप यहाँ रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उनके साथ चली गई। मुझे यह सारी कहानी जानकर एक बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर लिख दिया और विनती करके कहा कि मुझे जेलर के तौर पर अपॉइंटमेंट हो जाए। मेरा मकसद लक्ष्मी को बेगुनाह साबित करना था और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं दिल्ली जेल के अंदर जाती, पर मैं सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाई, मुझे सेलेक्ट कर दिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे लक्ष्मी ने करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया कि वह कौन सी औरतें थीं जो सुरंग खोदती हैं और देसी घी हजम करती हैं। इन औरतों को देखकर अंदाज़ा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी है। मैंने चुप कर से बड़े अधिकारी को लेटर लिखकर बताई कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसमें जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर लेडी कांस्टेबल है। इसके बाद साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ ही भिजवा दिया और ठीक उसी प्रकार जिस तरह मुझे लक्ष्मी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल में छापा पड़ गया, जहां सुरंग खोदी जा रही थी। उन दोनों औरतों के सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और रात की ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई दी। अब यह सब मेरा अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर लक्ष्मी बेगुनाह साबित हो गई और उन्हें उनकी पोस्ट दोबारा से दी गई। दिल्ली जेलर नाइट ड्यूटी की पोस्ट लक्ष्मी को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर लक्ष्मी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा करा और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है, तुमने मेरी मदद की। अब मेरी जेलर लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया, अच्छा होने लगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।